सभी का स्वागत है फिर से। तो अभी देखिए हम यहाँ पे अभी हम देख रहे थे अर्थत्वेद वाला, ठीक है? वो चीज़ें मैंने आपको समझा दी थी। अब देखिए भारतीय इतिहास में वेदों के या क्रम की बात हम करेंगे तो सबसे जो प्राचीन वेद है वो है ऋग्वेद और सबसे जो नया है यानी कि सबसे जो अंतिम है वो है अर्थत्वेद, ठीक हो गया? इनके बाद में जो है रचनाएँ होती हैं किन की? इनके बाद में रचनाएँ होती हैं ब्राह्मण, आर्यक और उपनिषद की रचनाएँ होती हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि इन सभी की रचनाएँ जो है क्रमबद्ध होती हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही समय में सब चीज़ें लिखी गई हों। आप लोगों को याद होगा, अगर याद नहीं है तो सुन लो कि जो है ये जो पुराण है ना पुराण, ठीक हो गया? तो ये सभी लोगों ने नाम सुने होंगे। तो क्या कोई बता सकता है कि ये पुराण जो है किस राजवंश या किस वंश में ये जो लिखे गए थे? अगर अगर जो है किसी को संज्ञान है तो आंसर दो, नहीं तो मैं आपको समझा दूँगा जब तक मैं बढ़ता हूँ आगे की ओर। तो पहले देखिए वेदों की जहाँ बात आई, जब वेदों की सीरीज़ जब खत्म हो गई, तो यहाँ से जन्म होता है ब्राह्मण ग्रंथों का। फिर उसके बाद में होता है आर्य ग्रंथों का, फिर होता है उपनिषदों का होता है, ठीक हो गया? तो ये सब समय-समय के रूप में इनका लेखन जो है ये होता था, मतलब ये होता गया, ठीक। अब ये ब्राह्मण ग्रंथ हैं क्या? तो ये ब्राह्मण ग्रंथ अब देखिए सबसे पहले तो ये जान लो कि जो चारों वेद है ना, ये आगे के कुछ भी जो लेखन हुआ है, वो सभी इन्हीं के बेसमेंट को ही मानकर आगे के लेखन को लिखा गया है, ये कहने का मतलब है। ठीक हो गया? दैट मीन्स कि मान लीजिए कोई अगर कोई फ़ॉर्मूला है, मान लीजिए कुछ भी है मैथमेटिक्स का, तो उस फ़ॉर्मूले को जो है कभी बदला तो नहीं जा सकता है, बस उसको क्या है मॉडिफाइड किया जा सकता है। आंसर तो आपका भाई 2 प्लस 2 क्या होगा? वो 4 ही आएगा, 2 प्लस 2 अब कभी 6 नहीं होगा, ठीक है? तो मतलब क्या है कि ठीक वैसा ही ये जो वेदों का जो ये मतलब लिखावट है, इसी को ही बेसमेंट ये माना गया है और इसके बाद ही इन्हीं बेसमेंट को मानते हुए अब ये जो ब्राह्मण ग्रंथ, आर्यक और उपनिषदों की यहाँ पर लेखन हुआ है, ठीक हो गया? तो इन्हीं में हम अभी जानते हैं बाकी ये जो चीज़ों को। तो देखिए संहिता के जो भी पश्चात में ब्राह्मण, आर्यक और उपनिषद का स्थान आता है। अब ये संहिता है क्या? अभी मैंने आप लोगों को बताया था, चारों वेदों को संयुक्त रूप से संहिता के नाम से जाना जाता है। तो यानी कि उनके लेखन के बाद में ये ब्राह्मण, आर्यक और उपनिषदों का स्थान आता है। कभी भी आपसे अगर पूछ दे इतिहास के सवाल में कि इनको सही क्रम में लगाओ या निम्नलिखित में से कौन-सा एक सही क्रम में लगा है? तो ऑप्शन में आपको वेद, ब्राह्मण, आर्यक, उपनिषद ऐसे भी दिया होगा, यही सही माना जाएगा। ठीक हो गया? अगला है आपका देखिए कि अब इनसे क्या चीज़ हमें प्राप्त होती है, तो इनसे उत्तर वैदिक जो भी कालीन है जो मतलब उत्तर वैदिक ये कालीन का समाज है और उस समय की संस्कृति के ये विषय में जानकारी जो है हमें इनसे प्राप्त होती है। ठीक हो गया? अब देखिए ये ब्राह्मण ये ग्रंथों की बात अभी यहाँ पर होगी, तो वैदिक संहिता की ये व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं। वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए ये वैदिक संहिता है क्या? भई वही चारों वेद ही तो हैं। भई वेदों को समझने के लिए अभी आगे भी आएगा कि वेदों को समझने के लिए 2-3 रूपों की व्याख्या हुई है। अभी आगे हम देखेंगे एक नाम आता है वेदांग, ठीक है? वेदांग है क्या? यानी कि वेदों को सही रूप से समझने के लिए उनके अंगों के रूप में क्या बाँटा गया है। वो जो वो मतलब वेदांग हैं वो 6 हैं। ठीक उसी प्रकार से हम यहाँ पे बात करेंगे कि ये ब्राह्मण ग्रंथों की रचना भी क्या है कि उन्हीं 4 वेदों की व्याख्या करने के लिए इनकी रचना गद्य में हुई है, पद्य में नहीं गद्य में हुई है। तो इसका एग्ज़ाम्पल दिया गया अगर ये जो है जो ऋग्वेद है, तो इसको जो है इनके ब्राह्मण ग्रंथ कौन-कौन से हैं? ऐतरेय और हालाँकि ऐतरेय वाला ही सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध यहाँ पर ये जो है जो माना जाता है, दूसरा वाला इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, ठीक हो गया? और वैसे ही यजुर्वेद की हम बात करेंगे, तो इसमें क्या है इसमें दोनों ही इम्पोर्टेंट है, तैत्तिरीय और ये शतपथ, ठीक हो गया? और बाकी सामवेद के, अथर्ववेद के ये नाम इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसको आप छोड़ सकते हो। तो ये चीज़ें आपको मैंने अभी समझा दी, ठीक हो गया कि किसकी ये चीज़ों को समझने के लिए और ये किन-किन की ये व्याख्या हुई है, कैसे क्या हुआ है। अच्छा अभी मैंने एक सवाल भी आप लोगों से अभी दिया था, अब मैं सवाल ही भूल गया वो सवाल क्या था, ज़रा किसी को अभी याद है? अभी मैंने कुछ समय पहले कुछ एक सवाल पूछा था अभी आप लोगों से। हाँ, ये कहते हैं पुराण, है ना? तो सवाल ये था कि ये पुराणों की रचना जो है जो किस वंश में हुई या किसके समय में हुई या किस काल में हुई? ये है मेरा ये अभी सवाल था। तो ज़रा सोचो, लेकिन आंसर देना ज़रूर। गलत होगा तो याद हो जाएगा और सही हो गया तो फिर तो काफ़ी अच्छा है।
चलिए जब तक मैं बढ़ूँ अब आगे की ओर, चलिए मैं आने से पहले मैं दे ही देता हूँ इसका, वरना फिर ये रह जाएगा। तो ये पुराणों की जो रचना हुई है, ये मौर्य काल के बाद में आने वाले गुप्त काल जो था, उनके समय में होता है, पुराणों की रचना होती है। ध्यान में ये भी रखना। इसीलिए कभी भी मौर्य साम्राज्य की साम्राज्यकालीन की अगर जानकारी का स्रोत भी हम बात जब करेंगे, तो उसमें भी एक नाम जो है आपका वहाँ पर भी दिया जाता है पुराणों का, यानी कि वहाँ से भी मौर्य काल की जानकारी प्राप्त होती है। क्यों? क्योंकि उनका लेखन जो है गुप्त वंश जो गुप्त काल में हुआ है, तो उनके आगे वाले काल में हुआ है, तो पिछला वर्णन तो होगा ही कहीं न कहीं से, ठीक है? तो वो भी एक जो है लिंक है मौर्य काल के या इतिहास के बारे में जानकारी का। चलिए अब मैं यहाँ से बढ़ता हूँ। तो आप जो है भूलना मत, आप फिर से आंसर दो कि जो है ये पुराणों की रचना किसके काल में हुई? चलो, मैं बढ़ता हूँ आगे की ओर। अब देखिए जो इसमें अगला आता है, वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद, ठीक है? ये शतपथ, ये ब्राह्मण का स्थान आता है। वैदिक साहित्यों की अगर हम बात करेंगे ना, आप सभी को मैंने अभी समझाया इसको अभी शॉर्ट में कि वैदिक साहित्य के रूप में जब हम देखेंगे तो शतपथ ब्राह्मण का नाम आता है, और शतपथ जो ब्राह्मण है ये यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, ठीक है? अभी तो पिछले वाले स्लाइड में अभी हमने इसको देखा था। अब जानते हैं उपनिषदों की संख्या, ठीक है? इसके बाद में देखिए ब्राह्मण ग्रंथ, आर्यक और उपनिषद। तो उपनिषद की बात हम करें तो उपनिषदों की संख्या जो है वो 108 है। ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखने वाली बात है। ठीक हो गया? चलिए आगे हम यहाँ पर देखते हैं। अब देखिए शतपथ वाला ब्राह्मण है, जो कि क्या है कि ये किससे संबंधित है? ये है यजुर्वेद से संबंधित है, और इसी में ही कहा गया है कि जो पुरुष जो है ये महिला का अ, अ, ये महिला को ये क्या पुरुष की अधागिनी के रूप में भी जाना जाता है। तो ये शतपथ वाले ब्राह्मण में ये चीज़ लिखित में है, ठीक है? और एक चीज़ और इसमें इम्पोर्टेंट है, ये है जबलोपनिषद में क्या है कि ये चारों आश्रमों का उल्लेख यहाँ से मिलता है, और ये उपनिषद जो है सबसे लास्ट में ये लिखा गया है। ठीक हो गया? स्मृति ग्रंथों में सबसे अगर प्राचीन और या प्रामाणिक अगर स्मृति ग्रंथों का नाम आता है, तो सबसे अगर जो 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 पुरानी है ये आपकी है मनुस्मृति। ये आता है बहुत बार कभी-कभी, तो इतिहास में बेसिक चीजें ही पूछ ली जा सकती हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया? अगला जो टॉपिक आता है वेदांग एवं सूत्र। अब ये वेदांग भी वही है, यानी कि वेदों को अच्छे रूप से समझने के लिए वेदांगों की रचना हुई है। ठीक हो गया? अब ये 6 प्रकार की हैं, पहले इनके नाम आप लोग ये विकल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। तो ये सभी जो है यानी कि वेदों को भारी समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई है। ठीक है? जिस प्रकार से अभी हमने एक लाइन में समझा था कि वेदों को समझने के लिए, यानी कि संहिता को समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई है। तो ठीक इसी प्रकार से वेदों का भी संबंध इन्हीं से है। ठीक है? चलो अब बढ़ेंगे आगे। अब ये आता है पुराण। अभी इसी का नाम मैंने आपको समझाया था, ठीक है? तो आप लोगों ने अभी तक आंसर दिया नहीं। ये जरा मुझे फिर से दो, पुराणों की रचना किसके काल में हुई? जल्दी से बताओ मुझे। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है ये भी तो बताओ, कम से कम आइडिया तो लगे कि आप लोग क्या सीख रहे हैं। मैं चीजें ये जो भी पढ़ा वही रहा हूँ, जो चीजें एग्जाम में आती हैं, आई हुई हैं और आने की संभावना होती है। तो ये पुराणों की बात आती है तो इसके रचयिता जो है कौन है? तो ये है लोमहर्ष। ठीक हो गया? तो ये ये और उनके ये बेटे हैं उदयश्रवा। तो ये सभी लोग मतलब ये क्या है कि इनके लेखन में ये सब लोग साथ में इन्होंने ये क्या लिखा है। और ये अगर पुराणों की हम बात करेंगे तो टोटल जो है 18 हैं, और इन सभी पुराणों में सबसे प्राचीन जो है ये मत्स्य पुराण है। ठीक हो गया? अभी मैंने आपको अभी अभी पीछे समझाया था ना कि गुप्त ये शासन काल में ही जो है पुराणों की रचना हुई थी। ठीक हो गया? तो गुप्त गुप्त मुरत्तल के भी थोड़ा सा आगे, ठीक है? तो इसका सही आंसर है ये गुप्त काल। तो अगर पूर्ण रूप से हम देखें तो देखिए विष्णु जो पुराण है ये संबंधित है मौर्य वंश से, यानी कि जो कि इसकी जानकारी देता है। मत्स्य जो ये आपका पुराण है, तो ये आंध्र सातवाहनों की जानकारी जो देता है, ये वही सातवाहन
हैं, यानी सातवाहन वंश हैं, जिन्होंने सर्वप्रथम जो है शीशे के सिक्कों का प्रचलन इन्होंने ही करवाया था। ठीक हो गया? ये ध्यान में रखिएगा। फिर तीसरा है आपका आता है वायु पुराण, तो इसका संबंध जो है गुप्त वंश से है और ये गुप्त वंश वही है जिन्होंने सब भारतीय इतिहास में सबसे पहले सोने के सिक्कों का प्रचलन करवाया था। ठीक हो गया? तो इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, आता है कभी-कभी सवालों में। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। और भारतीय इतिहास के और क्या-क्या स्रोत हैं, ये सभी भारतीय इतिहास के स्रोत हैं, ठीक हो गया? तो इन्हीं में आगे हम बढ़ते हैं बौद्ध, जैन और अन्य साहित्य, यह भी क्या है कि भारतीय इतिहास के स्रोत हैं। तो ये सभी आते हैं सवालों में, कहीं पर भी आ सकते हैं, तो इसलिए ध्यान में यहाँ पे रखना पड़ेगा। अभी जातक ये कई बार आ चुका है, जातक जो है जो किस धर्म से संबंधित है, एक तो सवाल ये भी आ चुका है और ये और जातक में जो है जो किन की कहानी वर्णित है, ये भी सवाल आ चुका है, ठीक है? चलो इसको मैं एक बार समझा दूँ। तो जातक जो है बौद्ध धर्म का एक ये क्या ग्रंथ है, ठीक है, साहित्य है और इसमें क्या है कि महात्मा बुद्ध के ये पुनर्जन्म की कहानी का वर्णन है। ये आ सकता है, ध्यान में रखिएगा। अगला है इसमें कि हीनयान का ये प्रमुख जो ग्रंथ है वो कथा वस्तु है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है? हीनयान, महायान ये दोनों ही आप लोगों ने सुने होंगे, ठीक हो गया? आप ज़रा मुझे एक बार बताओ कि कौन-सी बौद्ध संगीति में जो है बौद्ध धर्म 2 भागों में टूटा था, हीनयान और महायान में। तो ये उन्हीं में से एक नाम आता है हीनयान का, ठीक है ना? अगर नहीं पता तो एक बार देखना उसको। अगला है आपका एक जैन साहित्य है जिसका नाम है आगम, ठीक हो गया? तो ये भी ध्यान में ये जो है रखना है, यानी कि जैन साहित्यों से भी हमें भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है और जैन जैन धर्म का ये प्रारंभिक जो इतिहास है, वो हमें कहाँ से प्राप्त होता है? जैन अगर धर्म की बात करेंगे, तो वो विकल्प सूत्र से प्राप्त होता है, जिसकी रचना भद्रबाहु ने की थी। ठीक हो गया ना? तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि भारतीय इतिहास में आपको एकदम डिट्टो अच्छे से समझ में आनी चाहिए। ठीक हो गया? ऐसा नहीं है कि आप बस जो है रट लो इसको, फिर ये आपके माइंड से हट जाए। तो इसलिए अभी आप लोगों की जो अभी स्टेज है, मान लो अभी आप इस स्टेज पे चल रहे हो, ये लाइन दिख रही है आप लोगों को? और इसी स्टेज पे ही और इसी स्टेज पे ही यहाँ पर पढ़ाई करनी पड़ती है, तो ये ही सेम स्टेज पे जो है, जो आप लोग पढ़ाई करेंगे तो जल्दी हो सकता है कोई चीज़ याद नहीं मतलब नहीं होगी। जब आप इस वाली स्टेज से थोड़ा-सा ऊपर आके और फिर स्वयं को ऊपर से नीचे देखोगे कि भई हम क्या चीज़ें देख रहे हैं और क्या चीज़ें हम जो भी पढ़ रहे हैं, तो वो चीज़ है क्या चीज़? इसका एग्ज़ाम्पल है अभी मान लीजिए 8वीं का पेपर में या 8वीं की अगर बुक आपको मैं दे दूँ, तो आप लोग कहेंगे, "अरे सर, ये तो बहुत ही आसान है, सिंपल है, ये तो हमें याद है, 2 मिनट में हम सब चीज़ें हम पढ़ लेंगे।" क्यों? भाई आप इस परिधि से आप बाहर निकल चुके हैं, तभी आप लोग कह पा रहे हैं। तो सेम यही सिस्टम है कि इसको इतना समझ मतलब के लीजिए कि आपको पढ़ने की परिधि से आप ऊपर निकल जाओ और जिस दिन ऊपर निकल जाओगे तो जो भी आपका ये बेसिक है, सब चीज़ें अपने आप याद आता जाएगा। अगर याद नहीं भी आएगा तो कहीं पर भी सवाल दिखेगा ना आपको, तुरंत ही क्लिक आपका हो जाएगा माइंड में। ये कहने का मेरा मतलब है। चलिए अब भारतीय इतिहास के और कौन-कौन से स्रोत हैं, तो अर्थशास्त्र और इसके जो लेखक हैं ये चाणक्य हैं, जिन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। उनका यह जो ये लेखन है ये 15 अधिकरणों में ये लिखा गया है, तो ये चीज़ें ध्यान में रखना और यहाँ से हमें पूर्णतया मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है और यह राजनीतिक विज्ञान से संबंधित अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र का मतलब ये वो नहीं इकोनॉमी नहीं, मतलब कि शासन व्यवस्था कैसे जो है जो भी चलाई जाती है, ये उससे संबंधित वाली बुक है, यानी कि राजनीतिक से संबंधित है। तो ऑप्शन में आपको राजनीतिक भी दिया होगा और अर्थशास्त्र भी दिया होगा, ठीक है? तो इसमें कन्फ्यूज़न आपको नहीं लेना है, अच्छे से इसको डबल समझ के ही चलना है। अगली है कि सांस्कृतिक साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को या क्रमबद्ध ये लिखने का सबसे पहला प्रयास जो है कल्हड़ ने किया था। कल्हड़ कौन था? ये जो कल्हड़ ये बहुत ही ये जो है महान व्यक्तित्व है। अगर संस्कृत के साहित्य की अगर हम बात यहाँ पे करेंगे तो इसके द्वारा एक लेखन भी लिखा गया, पुस्तक है राज रंगिणी। इसी राज रंगिणी में क्या है कि जम्मू-कश्मीर और उत्तराखंड से जो जम्मू-कश्मीर का जो राज्य है वो उत्तराखंड की सीमा तक था, जिसका वर्णन यहाँ से प्राप्त होता है। ठीक हो गया? और एक बार इसी पुस्तक में लिखा गया है कि एक बार जम्मू कश्मीर के जो है राजा का हमला उत्तराखंड में भी हुआ था। उसमें एक नाम आता है, अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा, शायद ललित देव है या समथिंग, ये कुछ ऐसा ही नाम है। तो वो तो उनके आगमन की जानकारी भी यहाँ से प्राप्त होती है कि उन्होंने वर्तमान उत्तराखंड में हमला किया था। ठीक है? अगला है आपका कि अरबों की सिंध ये विजय की बात जिस
का वर्णन कहाँ से प्राप्त होता है? ये चचनामा से ललितादित्य। हाँ, ये जो राहुल जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, ललितादित्य। ठीक है, गुड। तो अरबों का सिंध ये विजय की बात हो रही है, तो इसकी चर्चा कहाँ से प्राप्त होती है? चचनामा से। ठीक हो गया। और हालांकि देखिए अभी चचनामा जो है ये तुर्की में लिखी गई है, लेकिन इसका फारसी में अनुवाद जो है किसने किया था? अली अहमद ने। ठीक है। लेकिन अगर शुद्ध रूप से हम बात करें कि चचनामा के मेन लेखक कौन है, तो वो आज तक क्या है? अज्ञात। मतलब जो वो लिखने वाला व्यक्ति था उसके बारे में आज तक मालूम ही नहीं चला। हो सकता है कि उसने लिखा हो और उसने फिर उस बुक में अपना नाम ही ना लिखा हो, या जहाँ लिखा हो वो जो किसी ने फाड़ दिया हो। ठीक हो गया। फिर उसको उसको फारसी भाषा में अली अहमद ने अनुवाद इसका करवाया था, तो इसलिए ये नाम ध्यान में रखना पड़ेगा। अब अरबों के सिंध विजय है गया भाई, ये वही वाली कहानी तो है। 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने जब सिंध पर आक्रमण किया था, जहां पर सिंध का जो राजा था, हिंदू राजा था जिसका नाम था दाहिर। ये सब चीजें आप लोगों ने सब चीजें माइंड में होंगी, याद भी आ रहा होगा शायद। अब ठीक हो गया ना। अगला नाम है अष्टध्यायी का नाम आता है। ये सबसे ये पहली संस्कृत भाषा की व्याकरण की पहली बुक है। इतिहास में ध्यान में ये भी रखना पड़ेगा, इसके जो लेखक हैं ये पाणिनि हैं। ठीक हो गया ना। ये पाणिनि है। अब देखिए अभी ऊपर एक नाम आया था राज अतंगनी, तो ये संस्कृत साहित्य की यहाँ लैंग्वेज जहाँ लिखी गई है। और अष्टधाई में क्या है कि यहाँ संस्कृत व्याकरण की भाषा लिखी गई है, तो दोनों में ये अंतर है। ठीक है, दोनों चीज एक नहीं है। अष्टधाई से हमें मौर्य के पहले के इतिहास और मौर्य युगीन राजनीतिक संबंधी जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको ध्यान में सब चीजों को जो है रखिएगा। और अगला है इसमें इम्पोर्टेंट है, ये जो है पतंजलि जो है, ये पुष्य मित्र शुंग के जो है कौन थे? पुरोहित थे। ये वही पतंजलि है जिनका अभी आज वर्तमान में इनके नाम से क्या है ब्रांड चलता है, पतंजलि ब्रांड है ना। आप लोगों ने सब लोगों ने यूज भी भी किया होगा। तो इनमें क्या है कि महाभाष्य से शुंग के इतिहास, मतलब इनके जो लेखन है, तो वहां से शुंग वंशों की जानकारी प्राप्त होती है। तो ये सब चीजें थी। ये साहित्य है, धर्म ग्रंथ है। अगला जो आपका ये टॉपिक आएगा, विदेशी जो विजिटर थे जिन्होंने भारत में आए, उन्होंने यहाँ रहे भी हैं, लिखा भी, कई सारे जो है मतलब लेखनों को लिखा है, पुस्तकों को लिखा है, जहाँ से भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो अब इन चीजों को हम जो है कल को इसको समझेंगे, डिस्कशन करेंगे और फिर जस्ट बढ़ जाएंगे आगे की ओर। तो अभी हम स्रोतों के बारे में हम देख रहे हैं, और हो सकता है और मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने आज के सेशन में बहुत कुछ सीखा होगा। और एक बार खुद भी इसको अगर आप देखेंगे तो आपको बड़ी आसानी से ये सब चीजें याद आ जाएंगी। तो मैंने जैसे मैंने कहा है आप लोगों को कि पढ़ाई को ऊपर से देखो, एक बार अच्छे से समझ लो, फिर थोड़ा सा हाई लेवल से देखो कि अब हमें क्या पढ़ना है इसमें। उसमें ही अगर लगे रहोगे सेम लेवल पे, तो फिर याद होगा, फिर माइंड से हटेगा, फिर याद होगा, फिर माइंड से हटेगा। ठीक है, तो अच्छे से आप लोग सब लोग देखिए। ऑल द बेस्ट।